स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग करेंगे सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के पार्ट 2, जो कि आपके सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ पे हम आपका सॉल्व कराने वाले हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का, जिसमें आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करते हुए करेंगे, जिससे कि सिर्फ आपको रटना ना पड़े किसमें क्या सही है, आपको अदर एग्जामिनेशंस में भी ये सपोर्ट करेंगे, प्लस सीबीटी एग्जाम में तो आप अच्छे नंबर ले ही आएंगे अगर आप ये देख रहे हैं उस केस में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आईटीआई की जॉब, अप्रेंटिसशिप, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़ एंड साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा चैनल पर मिलती रहेंगी। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़ जाइएगा सभी तरह की अपडेट्स के लिए। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जैसा हम हमेशा रखते हैं, बोनस क्वेश्चन होगा आपके लिए, वो आपके फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन या ड्राइंग किसी से भी हो सकता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी की सटीकता की जाँच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाएगा? स्नैप गेज का, थ्रेड रिंग गेज का, थ्रेड प्लग गेज का या सेंटर गेज का? तो बाहरी चूड़ी है, मतलब इस तरह का मान लीजिए कोई एक शाफ्ट है, इस पर आपकी अगर चूड़ी बनी हुई, इसे हमको चेक करना है तो हम किससे चेक करेंगे? कोई ऐसा पोर्शन होना चाहिए जिसमें इंटरनल थ्रेड बनी हो, इस पर हम उसको टाइट करके चेक करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम लोग थ्रेड रिंग गेज। पिछले पार्ट में भी डिस्कस हुआ था, अगर यहाँ पे थ्रेड ना बनी होती तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिंग गेज बोलते, जब इसमें इंटरनल थ्रेड्स बनी है तो इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, इस पर स्टैंडर्ड ये थ्रेड का यहाँ पे लिखा रहेगा साइज, जो साइज है उस थ्रेड पे अगर ये पूरी तरह से चढ़ जा रही, मतलब घूम रही, रोटेट हो रही, तो वो थ्रेड आपका क्या है? एक्यूरेट है, सटीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मेजरमेंट यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायामीटर। यहाँ पे कुछ एक एक्सटर्नल डायामीटर आपका मेजर किया जा रहा है, तो इसमें पूछ रहा है बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रयोग किया गया आपका वो क्या है? वो हैं ये रिंग गेजेज, जिसमें लगी, क्या लगी हैं? स्लिप गेजेज, सॉरी, क्या है ये? स्लिप गेजेज जिसमें लगी गई हैं। एक स्पेशल जार है जिसमें क्या हुआ, कई तरह की स्लिप गेज लगा दी गई अलग अलग साइज़ की, एंड इधर भी 2 स्लिप गेज लगा दी गई, और इन स्लिप गेज के साइज़ को जोड़ के बता दिया जाएगा कि इस पाइप का डायमीटर कितना है। स्लिप गेज आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड गेज होती हैं, इससे हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन भी करते हैं। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हुआ है डिस्कस, अगर आपने देखा होगा तो आपको स्लिप गेज के बारे में डिटेल से ज़रूर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। ये यहाँ पे देखेंगे स्लिप गेजेज रखी गई, जैसा कल बात भी हुआ था ना कि सबसे पहले बड़े साइज का स्लिप गेज, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, एंड ये आपस में जब आप रखते हैं तो ये रिंगिंग की वजह से आपस में एकदम चिपक जाते हैं, एंड इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कि एकदम एक्यूरेट यहाँ पे आप डायमेंशन इससे ले सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हाइट है स्लिप गेज का, ए जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, उसे आपको बताना है। एंड साइन 25 अंश का यहाँ पे मान दे दिया गया, क्योंकि जो थीटा है यहाँ से ये कितना है? 25 अंश का। तो जैसा त्रिकोणमिति में हम सभी को पता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे आप सबको पता होगा कि ये आपका ए वाला पोर्शन, ठीक है, लंब अपान कर्ण, यानी ये 200, ठीक है, यही होगा। तो ए को अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? 200, एंड साइन थीटा का मान कितना है? 25 अंश। ठीक है, तो 200 और 25 अंश का यहाँ मान दिया है, कितना दिया है? 0.4226, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 84.52। कितना आ जाएगा? 84.52 mm आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्लिप गेज की ऊंचाई यहाँ पे इतनी ही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेजेज आर अवेलेबल एज पर BIS। एज पर BIS आपको बताना है फिलर गेजेज कितने सेट होते हैं। तो देखिए जनरली तो 2 ही होते हैं, बट कुछ 2 और स्पेशल बनाए गए फिलर गेज, इस वजह से यहाँ पे सेट 1, 2, 3 एंड 4, मतलब टोटल 4 सेट फिलर गेज के होते हैं BIS के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक आपका मेट्रिक होता है, ठीक है, मेट्रिक जो फिलर गेज रहता है, एक आपका इंच के लिए रहता है जो कि आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे रहता है, प्लस 2 फिलर गेजेज आपके स्पेशल टाइप के भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? बेसिकली यहाँ रेडियस और फिलेट गेज से मतलब होता है कि जैसे आप जब कहीं कोई आर्क बनाते हैं, एक एग्जांपल यहाँ वेल्डिंग का ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वेल्डिंग किया, अब इस जो बेल्ट आपने यहाँ पे फिलेट जो बनाया, इसका अगर आपको रेडियस नापना हो तो आप कैसे मेज़र करेंगे, उसकी यहाँ बात हो रही। या आपने कोई इस तरह से फिटर में एक जॉब बनाया, ठीक है, एंड ऐसा कुछ उसमें आपने कर्व दिया है, इसको अगर आपको मेज़र करना है तो आप कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए जो गेज बनाते हैं
उसे किस मटेरियल का बनाते हैं? उसे बेसिकली हम लोग बनाते हैं हार्ड एंड स्टील सीट का। कठोर इस्पात की क्या होती हैं? सीट होती, स्टील की सीट होती, कुछ इस तरह से आपकी रेडियस गेज दिखती, इसमें अलग अलग रेडियस का यहाँ पे बना होता है। आप उस पर इसको फिट करके देखते हैं, सेट करके देखते हैं कौन सा उस पर सेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द पार्ट मार्क एज एक्स इन लैपिंग टूल। ये आपका एक लैपिंग टूल है। क्या है? लैपिंग टूल है। इसका आंसर अब एक्चुअल में हो सकता है आपको जो निमी का पीडीएफ है उसमें ना मिले, बट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। ये क्या है? एक तरह का लैपिंग टूल है। जैसे कोई पाइप है उसके इंटरनल आपको क्या करना है? लैपिंग करनी है। इस तरह से आप इससे लैपिंग कर सकते हैं। इसमें ये ग्रुप्स बने हुए हैं और इस वाले खांचे को हम लोग बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? स्लिट बोलते हैं। तो इसमें जो ग्रुप्स बने हैं इसका काम होता है लैपिंग पेस्ट को होल्ड करना, जिससे लैपिंग प्रक्रिया अच्छे से हो सके। जैसा आपने लैपिंग टेबल पे भी देखा था ना, ग्रुप्स बने रहते हैं ऐसे। तो इन जो ग्रुप्स हैं इसमें लैपिंग पेस्ट होल्ड हो सके। एंड ये स्लिट है जो एक्स वाला पार्ट है, इसका काम होता है एक्सपेंसन के लिए। ठीक है, किसके लिए रहता है? एक्सपेंसन के लिए, एक्सपेंसन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है? स्लिट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर आ गया व्हाट द पर्पज ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में जो आप स्लिट प्रोवाइड करते हैं उसका पर्पज क्या है? तो उसका पर्पज ये होता है कि आप वहाँ पे एक्सपेंसन, ठीक है, विस्तार के लिए, या फॉर एक्सपेंसन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। लैपिंग टूल आपने पीछे देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ एरो दिख रहा होगा, ये साफ्ट यहाँ पे कुछ रोटेट हो रहा है, प्लस ये आपका आगे पीछे हो रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं लैपिंग लार्ज डायमीटर। कोई जब लार्ज डायमीटर होता है, बड़ा डायमीटर होता है, उसकी लैपिंग करनी हो तो इस तरह से रोटेट करके किया जा सकता है उसे लैपिंग पेस्ट की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे लैपिंग पेस्ट लगा दिया गया, प्लस साफ्ट रोटेट हो रही, इसको आगे पीछे इस तरह से किया जाएगा और लैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? लैपिंग लार्ज डायामीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल्स। जैसे लैपिंग है, इससे पहले का प्रोसेस होनिंग होता है फिनिशिंग के लिए, जैसे फाइलिंग है, होनिंग है, लैपिंग है। ठीक है, ये सब क्या हो? सुपर फिनिशिंग है, ये सब फिनिशिंग प्रोसेसेस हैं। तो कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की जो होनिंग अगर आपको करनी हो तो किस अपघर्षक का उपयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। प्रीवियस में भी एक क्वेश्चन आया था पार्ट में जिसमें शायद फ्यूज्ड एल्यूमिना आई थिंक राइट आंसर था। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। कब यूज़ करेंगे? जब हमें नॉन फेरस मटेरियल या कास्ट आयरन की क्या करनी है? होनिंग करनी है। अगला क्वेश्चन है व्हिच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स। सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह जो होती है स्केल मुक्त होती है? स्केल मुक्त से मतलब क्या है ना, सरफेस पे अलग अलग तरह की स्केल्स पड़ जाती हैं। जैसे आप देखें ना, किसी चीज़ को गर्म करिए, उस पर पपड़ी टाइप की पड़ गई या कुछ हुआ, उससे संपर्क में जो भी गंदगी आई, फ्यूल की गंदगी आपने कोक में हीट किया, चारकोल में हीट किया, जिसमें भी, तो उस केस में क्या होता है, उसके ऊपर वो अगर आप डायरेक्ट हीट करते हैं तो वहाँ पे स्केल्स जो हैं सरफेस पे आ जाती हैं। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सरफेस हार्डनिंग का विधि है जिसमें सतह पे कोई स्केलिंग जो है नहीं आती। इस स्केल को आप वो डायमेंशन वाला स्केल मत समझिएगा। तो ये आपका राइट आंसर इंडक्शन हार्डनिंग। आपने देखा होगा ना, जो इंडक्शन हीटर्स होते हैं उस पर आपका मटेरियल जो होता है संपर्क में तो रहता है, लेकिन ऐसा आपको डायरेक्ट हीट या ऐसा कुछ आपको वहाँ पे नहीं दिखता है। इस वजह से सरफेस हमेशा स्केल मुक्त रहती है। अलग अलग तरह की यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग दिखाई गई है। एक्सटर्नल सरफेस का इंडक्शन हार्डनिंग करना ऐसे करेंगे, इंटरनल सरफेस का करना है तो उसके अंदर इस तरह से इंडक्शन हार्डनिंग करेंगे, सरफेस की करनी तब भी आप इंडक्शन हार्डनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर व्हाट द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस। यदि स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया जाए और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनीलिंग। क्या कहते हैं? एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। एक स्टील कंपोनेंट की संरचना को अगर आपको परिष्कृत करना है, रिफाइन करना है उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, रिफाइन मतलब क्या होता है? एकदम उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ना, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का और सबका, ठीक, तो वो क्या हो जाए? एकदम रिफाइंड हो जाए, मतलब सब जगह एकदम बराबर हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। ये सभी हीट ट्रीटमेंट के एक तरह के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन अ हीटेड साल्ट बाथ। एक गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि जो है की जाती है? फ्लेम हार्डनिंग, गैस कार्बराइजिंग,
पैक कार्बोराइजिंग या लिक्विड कार्बोराइजिंग, तो उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में मार्क्ड इस पार्ट का आपको नाम बताना है। इसका भी आंसर आपको निमी के पीडीएफ में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखेंगे। एंड इसको हम लोग कहते हैं सेरेटेड साफ्ट। इसको दांतेदार साफ्ट या स्प्लाइन कहा जाता है, जिसे आप स्प्लाइन साफ्ट होती है ना, उसी तरह का कुछ ये भी होता है, लेकिन ये सेरेटेड साफ्ट होता है। इसमें ऐसे छोटे 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 जो इस तरह दाने बने होते हैं, मतलब ये ऐसे बने होते हैं, कटे होते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, दांते टाइप के बने होते हैं। इस तरह के स्पैनर से या कह लीजिए अटैचमेंट से आप इनको पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें फिट हो जाएंगे एंड इन्हें आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं सेरेटेड साफ्ट। यहाँ पे हमने एक फिगर आपके लिए दिखा दिया है सेरेटेड साफ्ट का। एक स्पाइन साफ्ट इसे कह सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ रिड्यूस स्ट्रेंथ। ठीक है, एक सेरेटेड साफ्ट जो होती है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ देती है। जो स्पाइन साफ्ट है उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बट इसमें आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक, एंड दूसरा ये है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप होते हैं साफ्ट में जो होते हैं वो बहुत टाइटली प्रेस्ड होते हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसका और एडवांटेज यहाँ पे होता है, जो इसका बॉटम होता है सेरेसन्स का, ठीक, उसके टीथ जब लोग रहते हैं क्या रहते हैं, एकदम फ्लैट रहते हैं यहाँ पे। एंड ये एयरक्राफ्ट असेंबलीज़ में जनरली यूज़ किया जाता है। सेरेटेड साफ्ट कहाँ यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन वगैरह की जो इंजन असेंबली और सब होती हैं वहाँ पे ऐसे साफ्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 नंबर, विच की हैज़ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू की वे कट ऑन बोथ साफ्ट एंड हब। कोई भी जो साफ्ट होता है, साफ्ट के ऊपर आप कोई पुली या हब अगर लगा रहे हैं तो हमारा मेन पर्पज़ होता है क्या, साफ्ट एंड पुली का जो रिलेटिव मोशन है उसे रोकना। ठीक है, क्या करना, रोकना। तो यहाँ पे हम लोगों को की लगाना होता है, जो कि साफ्ट एंड हब दोनों में आधा आधा पोर्शन कटा होता है, उसमें हम लोग की लगाते हैं, जिससे इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो कौन सा की है जो आयताकार क्रॉस सेक्शन में होता है और साफ्ट और हब दोनों मतलब हब दोनों के की वे में फिट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संक की। ये पैरेलल संक की भी इसे बोलते हैं, स्क्वायर संक की भी होती है, रेक्टेंगुलर संक की होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आधा पोर्शन इसका साफ्ट में है, आधा ऊपर जो हब लगेगा उसमें रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, जिससे आपका रिलेटिव मोशन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सी की है व्हिच की यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड साफ्ट। टेपर्ड साफ्ट पे फिट के लिए कौन सी की उपयोगी है, फेदर की, जिब हेड की या गिब यहाँ पे लिखा है, वुडरफ की या फ्लैट सैडल की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वुडरफ की। कुछ इस तरह का वुडरफ की आपका दिखता है। जो टेपर साफ्ट होता है ना, जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा टेपर है ये साफ्ट, एक होता है कि आपका स्ट्रेट है, एक होता है कि उसका डायमीटर क्या हो रहा है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है एक तरफ, तो इसको हम लोग टेपर्ड साफ्ट बोलते हैं। इसके ऊपर ये वुडरफ की यूज की जाती है, जो आप देख रहे हैं हाफ सर्कल टाइप की आपको दिखेगी चंद्रमा जैसी, इसे बोलते हैं वुडरफ की। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज। सर्कुलर टेपर की जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सर्कुलर टेपर की जो होती है, आपने चाक देखा होगा ना, एक तो होता है सर्कुलर मतलब ऐसा सीधा बेलनाकार हो गया, एक होता है सर्कुलर तो हो लेकिन साथ में क्या हो, टेपर भी हो। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर टेपर की कहते हैं। मान लीजिए यहाँ डायमीटर ज़्यादा हो, यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हो जाए, जैसा चाक का शेप होता है जो बोर्ड पे लिखा जाता है। तो ऐसे की का हम यूज़ करते हैं लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, ऐसे ट्रांसमिशन में, ऐसे साफ्ट और पुली या हब ट्रांसमिशन में जहाँ पे कम लोड हमें ट्रांसमिट करना हो, कम टार्क ट्रांसमिट करना हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेपर पिन या टेपर की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द प्लेन बियरिंग्स आर केप्ट इन अ पोजीशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलोंग विद द साफ्ट। जो प्लेन बियरिंग्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लेन बियरिंग की बात हो रही है। जो प्लेन बियरिंग्स होती हैं उन्हें कैसे एक पोजीशन में रखा जाता है जिससे वो क्या हो, साफ्ट के साथ घूमे ना। ठीक है, विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलोंग विद द साफ्ट, मतलब वो साफ्ट के साथ साथ घूमे ना। तो कौन सी प्लेन बियरिंग की यहाँ पे बात हो रही है, बुश बियरिंग काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। तो उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें या तो आप की के थ्रू या तो स्क्रू के थ्रू क्या करेंगे, वहाँ पे अटैच कर देंगे केस में, जो केस में बियरिंग आप लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, वो साफ्ट के साथ घूमेंगे नहीं, वो स्टेबल रहेंगी अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बाई की या बाई स्क्रू हम उसे क्या कहेंगे, करेंगे पोजीशन में उसे रोक के रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ की। इस की का आपको नाम बताना है, क्या है, फ्लैट सैडल की है, टेपर संक की है, पैरेलल संक की है या हॉलो सैडल की है। तो ये है आपका फ्लैट सैडल की। क्या है ये आपका है फ्लैट सैडल की। अब यहाँ पे की बात कर लेते हैं, आप शेप देख के ही समझ जाएंगे। स्क्वायर की, फेदर की, ठीक है, जिब हेड की या इन्हीं को आप रेक्टेंगुलर की भी कह सकते हैं। ठीक है, सैडल की, वुडरफ की, एंड ये आपका क्या है,
टेंजेंट की, इस तरह की भी की आती हैं। क्या है ये? टेंजेंट की हैं, अलग अलग तरह की कीज़ के प्रकार थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ की। देखिए आ ही गया, ये क्या है? ये जो एक्स के रूप में है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिब हेड की या गिब हेड की, जिब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जिब हेड की इसका राइट आंसर है। इसे लगाना और निकालना भी यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है। इस पे आप चोट मार के इसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसे लगा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉचेज इन कीज। जो ताले होते हैं ना उनकी रिपेयर के लिए, और जो चाबियाँ होती तालों की उनके जो नॉचेज बने होते हैं उनको आप फाइलिंग करने के लिए किस तरह की फाइल यानी रेती का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वार्डिंग फाइल। क्या कहते हैं? वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं तालों के रिपेयर और चाबियों के नॉचेज की फाइलिंग करने में। कुछ इस तरह की दिखती है आपकी वार्डिंग फाइल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू। इस स्क्रू का आपको नाम बताना है। ग्रब स्क्रू है, ड्राइवर स्क्रू है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू है या थ्रेड कटिंग स्क्रू है। तो देखिए ना तो ये थ्रेड कटिंग है। थ्रेड कटिंग का मतलब होता है उसे जब आप टाइट करेंगे थ्रेड खुद ही काटता हुआ चला जाएगा, आपको थ्रेडिंग नहीं करनी, टैपिंग नहीं करनी। ठीक, ये है ड्राइवर स्क्रू बेसिकली आपका। ड्राइवर स्क्रू क्या होते हैं बता दें आपको। ड्राइवर स्क्रू जो होते हैं उनका जनरली आप जैसे आप हैमर से चोट मार के उन्हें आप डायरेक्ट जो है लकड़ी में या किसी चीज़ में ठोक सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्राइक कर सकते हैं। बट जब आप उसे खोलने जाएंगे तो आप उसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल सकते हैं। तो ऐसे स्क्रू को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइवर स्क्रू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है यहाँ पे? प्रोवाइड इंक्रीज्ड बियरिंग सरफेस, यानी बियरिंग सरफेस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट द डैमेज टू द सरफेस, डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस या प्रिवेंट बोल्ट आर नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। तो बोल्ट या नट अगर वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली लूज हो रहा हो तो वहाँ पे अगर हम लॉक वाशर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है? उसे ढीला होने से रोकता है उस वाइब्रेशन के कारण। कुछ इस तरह का दिखता है आपका यहाँ पे जो स्क्रू है, ठीक है। राइट आंसर पहले क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। एंड ऐसा आपका वो स्क्रू दिखता है कुछ, सॉरी वाशर जो होता है लॉक वाशर, इस तरह का कुछ वो पोर्शन आपको दिखता है। आप सभी ने देखा भी होगा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं तो जो आप लोग फ़ैन टांगते हैं ऊपर, उसमें आपने देखा होगा इस तरह के वाशर्स आपको दिए रहते हैं। जो फ़ैन के आप ब्लेड को टाइट करते हैं ना उसके मोटर पे, उसमें भी इस तरह के वाशर्स रहते हैं क्योंकि ब्लेड्स कंटिन्यू वाइब्रेशन में रहती हैं, कंटिन्यू मोशन में रहती हैं। तो वहाँ पे अगर नॉर्मल वाशर दिया जाएगा तो वो जो स्क्रू रहता है पूरे चांसेस हैं कि वो ढीला हो जाएगा एंड फ़ैन की ब्लेड्स जो होंगी या तो हिलने लगेंगी या तो फेंका जाएंगी, वहाँ से दूर मतलब निकल जाएंगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताना है। अब देख के लग रहा होगा पता नहीं क्या, बट ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर जनरली आपने देखा होगा ऐसा हैंडल लगा है प्लस ऐसा स्क्रू ड्राइवर है। बट मान लीजिए इस तरह का कोई पोर्शन है और यहाँ पे कोई स्क्रू लगा हुआ है, तो इसे तो आप इस स्क्रू ड्राइवर से खोल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ तो अप्रोच नहीं है। तो उस केस में ऐसे स्क्रू ड्राइवर काम आते हैं जिससे आप स्पैनर की तरह उसे ओपन करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्या कहते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। मतलब जो यहाँ पे जो स्क्रू खोलने वाला ये है, इससे क्या है, इसका बाकी जो सेंटर है खोलने वाला और सब वो उससे हट के है, ऑफसेट है, उसके सेंटर में ही नहीं है इसका हैंडल वगैरह। ठीक, कुछ इस तरह देखिए, जैसे यहाँ पे कोई स्क्रू लगा है उसको टाइट करना है, ऊपर आपको कोई अप्रोच है नहीं तो आप कैसे करेंगे? इस तरह के स्क्रू यहाँ पे काम आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 50 नंबर व्हाट द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस। इस लॉकिंग डिवाइस का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो लॉक वाशर तो आपने देखा ही था, अब इसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे, अगर इस तरह से दिख जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग जैसा दिख रहा है ना आपको, इसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग वाशर। ये भी एक तरह का लॉकिंग डिवाइस होता है फास्टनर्स में। अब आती है आपकी बारी, आपको इसका आंसर बताना है जो कि पार्ट 1 से लिया हमने क्वेश्चन। विच मटेरियल यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। जो स्लिप गेज होती है उसे साफ़ करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? वैक्स, केरोसिन, सॉल्युबल ऑयल या कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसमें हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।